तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग CUET PG एमएड एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर अभी मैं एक मॉडल पेपर 9 जून 2023 वाला अपलोड कर दूंगा, तो अपना आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, तो चलिए फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एवरी प्लानिंग ऑफ क्लासरूम कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 मेजर प्लान्स। कोई भी क्लासरूम की प्लानिंग है तो उस क्लासरूम की प्लानिंग को आप कितने भागों में क्लासिफाइड कर सकते हो? कौन से 3 भागों में आप क्लासिफाइड कर सकते हो? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो पहला होगा एनुअल प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी में देख लीजिए 86 नंबर क्वेश्चन को। प्रत्येक कक्षा कक्ष योजना 3 मुख्य योजनाओं के अंतर्गत विभाजित की जा सकती हैं: वार्षिक योजना, यूनिट योजना, पाठ योजना। इसके बाद आपका 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? इवोल्यूशन इज मूल्यांकन है, पूछ रहा है मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन के अंदर दोस्तों दोनों आपका मेजरमेंट एंड असेसमेंट दोनों आ जाता है, तो ये पहला वाला नंबर आपका सही होगा। हिंदी में 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन है तो मूल्यांकन आपका मापन और आकलन को कहते हैं। पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, व्हाट आर द 4 मेजर फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म के 4 मेजर फॉर्म्स कौन है? तो आपका हो जाएगा ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, सोशल रियलिज्म, सेंस रियलिज्म, न्यू रियलिज्म। ये 4 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ABCD आपका हो जाएगा। पहला वाला आपका सही हो जाएगा। आइए 88 नंबर क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। यथार्थवाद के मुख्य 4 रूप क्या हैं? तो मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद, ज्ञान इंद्रिय यथार्थवाद, नव यथार्थवाद। ये चारों आपका सही हो जाएगा। ABCD देखिए ऑप्शन में है ABCD पहले नंबर पे है, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, NEP 2020 हैज सजेस्टेड CPD फॉर टीचर। CPD स्टैंड फॉर, यहाँ पे CPD का क्या मतलब है? तो CPD आपका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगा। NEP 2020 में CPD के लिए सिफारिश किसने की है, सजेस्ट किसने किया है? तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट दूसरा आपका सही हो जाएगा। फिर 89 नंबर क्वेश्चन को हम हिंदी में देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षकों के लिए CPD की सिफारिश की है। यहाँ पे CPD क्या है? तो यहाँ पे CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? द फॉलोइंग पोर्टल डज नॉट हेल्प इन प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग एजुकेशनल रिसोर्सेस। इसको मैं हिंदी में देखूंगा एक बार। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल शिक्षण सामग्री तैयार करने, एकत्रित करने, साझा करने में मदद नहीं करता है? इसका आपका हो जाएगा समर्थ। सही आंसर आपका हो जाएगा समर्थ। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए आपका क्या है, पूछ रहा है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? चेंज इन बिहेवियर, सही बात है, बिहेवियर में चेंज लाता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये भी सही है आपका। सतत प्रक्रिया होती है, अधिगम। और इसके बाद आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस भी इसे हम बोल सकते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल फिक्स्ड, ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं है इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ABC ओनली। आइए 91 नंबर क्वेश्चन को हम हिंदी में देखते हैं। हिंदी में देखते हैं।
अधिगम की बेसिक विशेषता है व्यवहार में परिवर्तन, आप जानते ही हैं, जीवन पर्यंत प्रक्रिया जानते ही हैं, अनुभव की पूर्ण संरचना भी है, और हस्तांतरण और निर्धारण ये नहीं होगा, तो ए बी सी इसका आपका हो जाएगा, ए बी सी। फिर इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चंस क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ टीचिंग, सबसे पॉपुलर टीचिंग मेथड कौन है, तो आपको पता है जो सबसे पहले और सब जगह लोग जानते हैं वो लेक्चर मेथड को जानते हैं, व्याख्यान विधि आपका क्या है, सबसे प्रचलित मेथड है। अगर इसके बाद आप पूछेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो सकता है आपका, ह्यूरिस्टिक मेथड हो सकता है, ये सारे आएंगे, बट यहाँ पे लेक्चर आपका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं, सर्वाधिक प्रचलित शिक्षण विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक नेसेसिटी, इसको मैं हिंदी में एक बार देख लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक आवश्यकता नहीं है, पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक आवश्यकता नहीं है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आर्थिक से जुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन भी आर्थिक से जुड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। पॉवर्टी एलिविएशन भी आपका जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स से ही। सोशल चेंज यहाँ पे आपका सही हो जाएगा चौथा। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक आवश्यकता नहीं है, तो सामाजिक बदलाव आपका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एजुकेशन रिक्वायर्स, टीचर एजुकेशन में प्रोफेशनलिज्म किस चीज़ की मांग करता है, प्रोफेशनल कमिटमेंट की, जो एक टीचर है अपने प्रोफेशनल के प्रति कमिटमेंट हो, अपने जो उसका प्रोफेशन है, जो उसका पेशा है, उसके प्रति क्या हो, प्रतिबद्ध हो, यानी टीचिंग को पैसे कमाने का साधन न समझे, टीचिंग को राष्ट्र सेवा और इस राष्ट्र के भविष्य का निर्माण के दृष्टिकोण में ले, ये सारी चीज़ें, मतलब अपने पेशा के प्रति ईमानदार हो और पैसे कमाने का उद्देश्य न हो। ठीक। लर्निंग फ्रॉम अदर, एक टीचर को हमेशा तैयार होना चाहिए हर किसी से सीखने के लिए। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन भी उसके अंदर होना चाहिए, अगर वो प्रोफेशनलिज्म है, अपने प्रोफेशनल अगर उसे हमें बनाना है तो उसके अंदर तार्किक चिंतन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो होना चाहिए आंसर वो हो जाएगा आपका ए बी सी ओनली। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, अध्यापक शिक्षा में व्यवसायीकरण की मांग करता है, कि अगर अध्यापक शिक्षा में हमें शिक्षक को प्रोफेशनल बनाना है तो अपने व्यवसाय यानी जो पेशा है वो शिक्षण उसका पेशा है, तो अपने पेशा के प्रति वो प्रतिबद्ध हो, पैसे कमाने का उसे साधन न समझे, उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या अधिकार हैं, उसका सही से वो निर्वहन करे, दूसरों से सीखे, स्टूडेंट से भी उसे सीखने के लिए तैयार रहना है, तार्किक चिंतन करना है, क्योंकि जो शिक्षक चिंतन नहीं कर सकता वो शिक्षक क्या है, प्रभावी शिक्षण आपका नहीं कर सकता, वो प्रभावी शिक्षण क्या करेगा, नहीं कर सकता। संभालने की योग्यता और प्रबंधन कौशल, यहाँ पे उतने अच्छे ऑप्शन नहीं हैं, तो आपको जाना है यहाँ पे केवल ए बी और सी के साथ। इसके बाद आपका 95 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिसवांटेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का क्या डिसएडवांटेज है, क्या एक हानि है, तो इसका चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा, इट टेक्स टू मच टाइम, ये टाइम क्या करता है, बहुत ज़्यादा लेता है। ठीक, टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, तो ये चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। हिंदी में देखिए, समस्या समाधान विधि की हानियाँ क्या हैं, यह अधिगमकर्ता के सक्रिय सहभागिता को आश्वस्त करता है। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से आप पढ़ाइएगा तो जो अधिगमकर्ता है क्या करेगा, उसमें भाग लेगा, तो ये बात तो बिल्कुल भैया सही है, तो लाभ है। यह शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टि एवं चिंतन प्राप्त करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। यह शिक्षार्थियों में निर्वहन करने की क्षमता को बढ़ाएगा, तो ये तो सब लाभ है, क्या है, लाभ है कि बच्चा सक्रिय होगा, वैज्ञानिक दृष्टि एवं चिंतन करने में उसको क्षमता बढ़ेगी, उसकी अपना निर्वहन करने की क्षमता बढ़ेगी, तो ये सब तो लाभ है। यह अत्यधिक समय लेता है, ये क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद हम 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछ रहा है
NCERT स्टैंड फॉर, तो सब लोग जानते होंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है, आप सबको याद रखना है, ठीक। 96 नंबर क्वेश्चन हिंदी में हम देखते हैं। NCERT लागू होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक। देखिए कितना घुमाने के लिए कैसा कैसा ऑप्शन देता है। नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन रिफॉर्मेशन, रिफॉर्म, जो पढ़ा नहीं होगा वो गलती कर देगा। फिर इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मैच कराना है, काफ़ी इजी है आपका। लर्निंग के जितनी थ्योरीज हैं उसी को यहाँ पे लेके क्वेश्चन बना दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत स्किनर दिए थे, हिंदी में क्रिया प्रसूत बोलते हैं। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आपका मैस्लो दिए थे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपका थॉर्नडाइक दिए थे। क्लासिकल कंडीशनिंग आपका पावलोव दिए थे। ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का आपका 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 हम हिंदी में देख लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर जी दिए हैं। मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो दिए हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक दिए हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव दिए हैं। ये का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 1। 2 3 4 1 आपका कहाँ पे है? 2 3 4 1, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 हम देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इन क्लासरूम। ग्रुप एक्टिविटी का कौन सा उदाहरण नहीं है क्लास में? ग्रुप एक्टिविटी का उदाहरण कौन सा? थिंक पेयर शेयर आपका है। जिक्सा भी आपका एक एक्टिविटी है क्लासरूम से संबंधित। सर्कल ऑफ वाइज भी क्लासरूम से संबंधित एक्टिविटी है। एक क्रॉसवर्ड क्या है? एक पहेली है जिसको बच्चा स्वयं से अकेले सॉल्व कर सकता है, तो इसका ग्रुप एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। हिंदी में आइए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में समूह गतिविधि का उदाहरण नहीं है? तो ये जो तीनों हैं आपके कक्षा में समूह गतिविधि से क्या है? संबंधित हैं। क्या है? संबंधित हैं। लेकिन ये जो क्रॉस वर्ड आपका है ये क्या है? एक प्रकार का पहेली है जिसमें कुछ अक्षर दे दिए होते हैं और फिर ब्लैंक होता है, भरना होता है, उसको लेके चलना होता है। तो ये आपका बच्चा अकेले भी कर सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है। डेलर्स कमीशन रिकमेंडेड टू बेस एजुकेशन ऑन 4 पिलर लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, द 4th पिलर इज। ये बोल रहा है कि शिक्षा के 4 स्तंभ डेलर कमीशन में बताए गए हैं। पहला आपका लर्निंग टू नो है, दूसरा आपका लर्निंग टू डू है, तीसरा लर्निंग टू बी है, तो चौथा पिलर क्या होना चाहिए? तो चौथा पिलर आपका हो जाएगा लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये आपका सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। डेलर आयोग मैंने पढ़ाया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपका हिंदी में देख लेते हैं। डेलर आयोग ने शिक्षा के आधार के रूप में 4 मूलभूत स्तंभों की सिफारिश की। ज्ञान के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, लेकिन चौथा स्तंभ कौन है? तो चौथा स्तंभ आपका हो जाएगा साथ साथ रहने के लिए सीखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद दो मॉडल पेपर हम लोग मतलब करके कंप्लीट कर लिए और फिर इसके बाद आपकी कल से रेगुलर बेसिस पे थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एक यूनिट जैसे मतलब कि मतलब उसमें एक टॉपिक जैसे ही पूरा पढ़ाऊंगा उस पर कुछ MCQ करा दूंगा और फिर नए टॉपिक पे चलेंगे, फिर MCQ, फिर नए टॉपिक पे, इस तरीके से चलेंगे कल से, ठीक। तो देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है। पहला क्या है? जेंडर इज सोशल, बिल्कुल बात सही है। जेंडर अगर सोशल से कहीं भी जुड़ जा रहा है सही कर दीजिएगा। सेक्स इज बायोलॉजिकल, बिल्कुल सही। लेकिन दूसरे में क्या बोल रहा है? फीमेल फेस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बायोलॉजी, कि जो फीमेल डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं उसका जो बेस होता है वो बायोलॉजी होता है, तो नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुई है तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे पैदा हुई है? सोशल के द्वारा पैदा हुई है, सोशल कंस्ट्रक्ट के द्वारा, तो वहाँ पे बायोलॉजी का कोई स्थान नहीं होगा। तो आपका ये वाला हो जाएगा बोथ। एक सेकेंड, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक। हिंदी में आइए इसी क्वेश्चन को देखते हैं तो थोड़ा और अच्छा समझ आ जाएगा। कथन 1 बोल रहा है कि जेंडर सामाजिक संरचना है, लिंग जैविक संरचना है। ये तो सही बात है।
महिलाएं शारीरिक आधार पर भेदभाव का सामना करती हैं। तो शारीरिक आधार पर नहीं करती हैं, वो सामाजिक आधार पे करती हैं। समाज में जो पूर्वाग्रह बनाए गए हैं, समाज में जो ऑर्थोडॉक्स प्रणाली है, जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम प्रचलित है, उसके कारण जो महिलाएं होती हैं वो भेदभाव का सामना करती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए 15 मिनट के अंदर। एक क्वेश्चन पे हमने 1 मिनट दिया, यही स्टेमिना आपको, या यही मतलब आपका जो प्लानिंग है एग्ज़ाम के थ्रू भी आपको रखना होगा, एग्ज़ाम के दौरान भी आपको रखना होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। CUET PG MED के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके पास। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। 9 जून 2023 वाला पेपर वहाँ पे अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, उसका प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा और उसी के हिसाब से तैयारी भी आप कीजिएगा। कल के लिए जो चीज़ें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बता दे रहा हूँ आपको। कल से आपकी थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर बेसिस पे, और थ्योरी में हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। एक टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं वो सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, और जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक समाप्त करते हैं फिर उससे रिलेटेड कुछ MCQ करेंगे। तो इस तरीके से जो साइकोलॉजी वाला आपका पार्ट है, जितना भी लर्निंग, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, मैं बहुत जल्दी आपको पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा, ठीक। फिर उसके बाद आप अपनी तैयारी और भी जो टॉपिक हैं उसको करते रहिएगा। और मेरा जो फोकस है आपका यूनिट 3 और यूनिट 4 पे है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।